ऐसा लगता है कि गुट्टू भुट्टू को धामी जी बचाकर ले ही जाएंगे। छद्म और पद्म तो आपने देख ही लिया है, अभी क्या कुछ देखना बाकी है कह नहीं सकते। दूसरी तरफ उत्तराखंड के लोग हैं जो हर तरह से इनकी चाल को नाकाम कर रहे हैं। छद्म जब अवतरित हुए थे तो सोशल मीडिया पर उनका जो स्वागत हुआ वही पद्म का भी हुआ। लोगों ने उत्तराखंड बंद का आह्वान किया तो सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी बंद को नाकाम करने के लिए। लेकिन हल्द्वानी और देहरादून जैसे कुछ शहरों को छोड़कर बंद को नाकाम करने के सरकारी जो प्रयास हो रहे थे वो विफल हो गए। पर्वतीय क्षेत्रों में तो ऐसा बंद रहा कि लोग कह रहे हैं 1994 के बाद पहली बार ऐसा बंद रहा। सरकार चाहे तो देहरादून हल्द्वानी में आंशिक कामयाबी का जश्न मना सकती है। छद्म पद्म और उत्तराखंड बंद पर जरूरी बातचीत करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात बोलेगी घोर आर्थिक संकट के बावजूद चलाया जा रहा है ताकि सरकारी और प्रायोजित खबरों के इस दौर में सच्चाई का एक छोटा सा अंश ही सही हम आप तक पहुंचा सकें। इस आंदोलन को आपके आर्थिक सहयोग की सख्त जरूरत है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने पुरजोर कोशिश की थी 11 जनवरी के उत्तराखंड बंद को विफल करने की। सरकार को देहरादून और हल्द्वानी में ही आंशिक सफलता मिल पाई। पहाड़ी कस्बों और गांवों तक में लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी। प्राइवेट गाड़ियां भी नहीं चलाई। लोगों ने अपनी दुकानें बंद करने की कोशिश देहरादून में भी की गई, लेकिन यहां पुलिस खुलकर बंद को नाकाम करने में जुटी हुई थी। बंद समर्थक दुकानदारों से अनुरोध करके दुकानें बंद करवा रहे थे देहरादून में, लेकिन पुलिस को कई जगहों पर दुकानदारों को दुकान बंद करने से रोकते हुए देखा गया। इस बात को लेकर बंद समर्थकों और पुलिस के बीच कुछ मौकों पर विवाद भी हुआ। देहरादून में लोग किस तरह दुकानें बंद करने के लिए सड़कों पर उतरे, कुछ झलकियां देख लेते हैं। को न्याय दिलाने के लिए आगे सड़कों पर आना पड़ेगा और यही कारण है कि बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोग सब हो गया अगर वो बंद करा रहे तो कहो कि अगर आप दुकान खुलेगी तो आगे तो वो तो तुम आगे बढ़ोगे तब खोल देंगे। हो गया चलें। चलो हो गया हमारा काम हो गया। 2 बजे तक के लिए आगे तस्वीरें शांति बंद करो की आवाज भी हमें यहाँ सुनने को मिल रही है। बंद करो मोदी बंद करा था पर हम हाथ जोड़ना चाह रहे हैं आप लोगों से। चलो बाजार बंद रहेगा भैया, आप लोगों से निवेदन है 2 घंटे के लिए आप बंद कर दीजिए। 2 घंटे के लिए 2 घंटे के
अब कुछ तस्वीरें पहाड़ों की भी देख लेते हैं। ऋषिकेश में बंद का काफी असर देखा गया। ऋषिकेश से लगते ढालवाला में भी दुकानें बंद रही। श्रीनगर में लगभग सभी दुकानें बंद थी, शराब के ठेके को छोड़कर। इस तरह से श्रीनगर में बंद पूरी तरह से सफल रहा। यही स्थिति पौड़ी की भी थी। अल्मोड़ा में भी बंद का असर देखा गया। अल्मोड़ा के भिकिया सेण में एक भी दुकान नहीं खुली हुई थी, जो जानकारियां मेरे तक पहुंची हैं। बागेश्वर से वरिष्ठ पत्रकार रमेश कृषक जी ने बताया कि बागेश्वर बाजार रविवार को बंद रहता है, लेकिन बंद के कारण वहां जो दुकानें रविवार को खुली रहती थी, दवाइयों की दुकानें, वो भी बंद थी। रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रप्रयाग में, अगस्त्यमुनि में और तिलवाड़ा में भी सभी दुकानें बंद रही। गुप्तकाशी ऊखीमठ में भी असर देखा गया। चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर और कर्णप्रयाग जैसे बड़े बाजारों के साथ ही तमाम छोटे छोटे बाजार भी बंद रहे। टिहरी और उत्तरकाशी जिला मुख्यालय और इन दोनों जिलों के अन्य कस्बों में व्यापक बंद देखा गया। पहाड़ के गांवों से नजदीकी कस्बों और देहरादून दिल्ली के लिए नियमित रूप से जो टैक्सी मैक्सी गाड़ियां चलती हैं, वो भी नहीं चली। यहां तक कि लोगों ने अपनी प्राइवेट निजी गाड़ियां भी सड़कों पर नहीं उतारी। चमोली के छोटे से कस्बे बाजार कुलसारी से बंद का वीडियो कपूर रावत जी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। आप भी देख लीजिए। जो व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं, जो व्यापारी जो लोग हैं, उन लोगों ने पूरा अपनी भागीदारी इसमें निभाई है और हम सब व्यापारी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अंकिता को न्याय दिलाने में वो सब लोग अपना सहयोग किसी न किसी रूप में दे रहे हैं। सब लोगों ने आज दुकानें बंद करी हैं। सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अंकिता के लिए, न्याय के लिए लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये समझ आ चुका है, सारे उत्तराखंड के लोगों को ये समझ आ चुका है कि वो समझ रहे हैं कि इस समय में अंकिता को न्याय नहीं मिला तो जो पहाड़ की जो बेटियां हैं, जो पहाड़ की जो महिलाएं हैं, जो इस समय में इस हत्याकांड से बहुत विचलित हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इस असुरक्षा के चलते हुए तो पूरे उत्तराखंड में और उसी क्रम में हम भी कुलसारी में लगातार, कुलसारी, थराली, नावगढ़ हम लगातार देख रहे हैं कि सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया है। पूरा चमोली से लेकर देहरादून से लेकर तमाम सब जगह सब लोग इसमें सहयोग बनाए रखे हुए हैं। उत्तराखंड के सभी छोटे बड़े कस्बों और बाजारों में कुलसारी जैसी स्थिति ही थी। गांवों में जो एकल दुकानें होती, एक एक दो दो दुकानें, वे भी लोगों ने बेटी को न्याय दिलाने के लिए बंद रखी। और बीजेपी जाने क्या क्या बक रही है। बंद की इस सफलता से बौखलाए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। देखिए, राजनीति के चश्मे से अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसको जनता का समर्थन कभी मिल नहीं सकता है। अंकिता भंडारी मामले में जिस प्रकार वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बनाया गया और बंद की कॉल दी गई, आज वो बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। मैं उत्तराखंड के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूँ, ट्रांसपोर्टरों का आभार व्यक्त करता हूँ, व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की राजनीति का अंजाम देने वाले, इस प्रकार राजनीति को प्रोत्साहित देने वालों को एक प्रकार से मैं हतोत्साहित किया है और आज का बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को काम पर लगा रखा था। अपने अपने क्षेत्र के व्यापार संघों और टैक्सी मैक्सी यूनियन वालों को बंद में शामिल न होने के लिए तैयार करने के लिए विधायकों ने खूब फोन भी किए, पर कुछ नहीं हो सका। ऐसे में महेंद्र भट्ट की बौखलाहट स्वाभाविक ही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि सीबीआई जांच होगी। उन्हें लगता था कि ऐसी घोषणा करके वे लोगों को गुमराह कर लेंगे, लेकिन उत्तराखंड के लोग इस बात पर अड़ गए कि मांग तो सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच की हुई थी, तो यह अधूरी घोषणा क्यों? और उत्तराखंड के लोगों ने दिखा दिया अपना जोर। अब जरा बात कर लेते हैं अंकिता मामले में एक खाम-खां किस्म के पद्मश्री पद्म भूषण के कूदने की। अनिल जोशी नाम के पद्मश्री पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित तथा कथित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी उत्तराखंड के किसी भी आंदोलन में कभी शामिल नहीं हुए, इतिहास गवाह है।
चाहे वह पेड़ काटने का विरोध ही क्यों ना हो, ये साहब नहीं आए, लेकिन इस बार वे अंकिता मामले में कूद पड़े। पहली बार, इससे पहले कभी नहीं आए थे। दरअसल 4 जनवरी को देहरादून में सीएम आवास कूच में हजारों लोगों के शामिल होने के बाद पुष्कर सिंह धामी की सरकार, उनका प्रशासन, उनकी पार्टी बैकफुट पर थे। उसी दिन 11 जनवरी को बंद का ऐलान भी कर दिया गया था। इससे सरकार के हाथ पैर फूले हुए थे, जाहिर सी बात है। अंकिता के माता पिता की मांग और चारों तरफ से पड़ रहे जन दबाव के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की आधी अधूरी घोषणा तो कर दी, लेकिन इसके साथ एक चाल और चली। पहले छद्म संत दर्शन भारती को इस मामले में उतारा गया था। पहाड़ के लोगों की धार्मिक भावनाओं को उभारना शायद इसका मकसद होगा भारती जी को उतारने का, लेकिन दर्शन भारती का नाम आते ही लोग भड़क गए और इस भारती की ऐसी छीछालेदर हुई कि पहले कभी नहीं हुई होगी। छद्म पुरुष के बाद सरकार ने पद्म पुरुष को मैदान में उतारा। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित तथा कथित पर्यावरणविद अनिल जोशी से देहरादून के बसंत विहार थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई इस मामले की जांच करवाने के लिए। अब सवाल यह है कि अनिल जोशी कौन? खामखा कानून के जानकारों की माने तो नई सिरे से जांच करने के लिए एक नई एफआईआर की जरूरत थी, लेकिन सवाल यह है कि अनिल जोशी क्यों? सब जानते हैं कि अनिल जोशी के पर्यावरणविद होने में बेशक लोगों को शक हो, लेकिन उनके सरकार का खासम खास होने में किसी को कोई शक नहीं है। ये घोषित रूप से सरकार के आदमी हैं। ऐसे में सवाल ये कि ये फ्रेश एफआईआर लिखने के लिए अनिल जोशी खामखा को क्यों चुना गया? अरे भाई, तुम्हें पर्यावरणविद ही चाहिए था तो अनिल जोशी से ज्यादा जाने पहचाने जाने वाले डॉक्टर चोपड़ा से एफआईआर लिखवा देते। वे अंकिता मामले में आंदोलनों में लगातार सक्रिय हैं। और यदि आपको भाई चाहिए था कोई पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति एफआईआर लिखवाने के लिए, तो आप डॉक्टर शेखर पाठक से लिखवा लेते जी। वे भी अंकिता के न्याय दिलाने के मामले में लगातार सक्रिय रहे हैं। खासकर 18 सितंबर को अंकिता भंडारी के मर्डर की बरसी पर जो नैनीताल में प्रदर्शन हुआ था, एक बड़ा प्रदर्शन, उसमें डॉक्टर शेखर पाठक शामिल थे। धामी जी से मैं और सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे तमाम लोग पूछना चाहते हैं, अंकिता के माता पिता ने आपको जो पत्र दिया था, अब तक हुई जांच से आगे की जांच सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई से करवाने की, तो उसी पत्र को एफआईआर के रूप में क्यों दर्ज नहीं किया गया? आपको इन खामखा साहब की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल आपको तो ऐसा आदमी चाहिए था जो मौका मिलने पर आपके हिसाब से काम करे, आपके हिसाब से आगे बढ़े, आपके हिसाब से पीछे हटे। इसलिए इस एफआईआर में उन नामों का जिक्र नहीं किया गया। अनिल जोशी जी की वाली एफआईआर में जिनका नाम वीआईपी के रूप में सामने आया है या जिन पर वीआईपी होने का आरोप लगा है, इससे एक संदेह और पुख्ता हुआ कि वीआईपी वाली बात वास्तव में पूरी तरह सच है, और यह भी कि वीआईपी को हर हाल में बचाना है। मेरी राय में अब लड़ाई ये होनी चाहिए कि ये खामखा साहब अनिल जोशी अपनी एफआईआर वापस ले लें और अंकिता के माता पिता ने जो पत्र मुख्यमंत्री को दिया था उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई जाए, आगे की जांच करवाई जाए। और वो जाहिर सी बात है किसी सिटिंग जज की देखरेख में ही करवाई जाए, जैसे कि ये मांग पहले से की जा रही है, और ये मांग अब और पुख्ता तरीके से की जानी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके सहयोग कर सकते हैं। एक छोटी सी राशि आर्थिक मदद के रूप में यदि आप हमें दे सकें तो हम आपके आभारी रहेंगे। हम जनता की बात करते हैं, किसी राजनीतिक दल, धन्ना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, इसीलिए बेबाकी से जनता की बात कर पाते हैं, आपकी बात कर पाते हैं। जब तक संभव होगा हम सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए लगातार काम करते रहेंगे। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आर्थिक सहयोग के लिए मैं
डीएन पांडे जी का, ममता नेगी जी का और जवाहरलाल भट्ट जी का दिल से आभारी हूं। आपकी ये मदद मुझे नया हौसला देती है सच बोलने की। फिर से आप सभी का आभार। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।